नमस्कार, मैं प्रियम मिश्रा और आप देख रहे हैं वी मेक टीचर, जिसमें अभी जो वीडियो का हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है उसी में ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो है शिक्षण की कुछ परिभाषाओं और महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेट परीक्षा में शिक्षण की विशेषताओं पर आधारित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है, इससे शिक्षण की प्रकृति विशेषताएं से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण की प्रकृति, उसके बाद फिर चलेंगे विशेषता में क्या क्या होता है इसका, ठीक है। तो पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं एक एक करके पढ़ते भी जाऊँगी, आप सुनकर भी चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। ये क्या है? बौद्धिक गतिविधि है। मतलब इसमें जो होता है हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, हम कितनी बुद्धि लगाते हैं, यही ये बुद्धि का जो है वो एक्टिवनेस बना हुआ रहता है कि हमारा बुद्धि कितना काम कर रहा है, उसकी गतिविधि को इसमें देखा जाता है शिक्षण के दौरान, ठीक। तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप। मूलभूत प्रतिरूप यानी कि टीचिंग मॉडल्स हैं, ठीक है। शिक्षण का 2 टीचिंग मॉडल है। क्या क्या है? तो एक है प्रशिक्षक केंद्रित, यानी जो एक टीचर के ऑब्जर्वेशन में होता है, एक गाइड जो होता है, गाइडर होता है जो हमको की गाइड करता है, ठीक है। दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि स्टूडेंट को ध्यान में रखकर जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक। चलिए तीसरा बिंदु होता है इसमें शिक्षण की प्रकृति विशेषता में कि शिक्षक के विभिन्न स्तर हैं। मतलब इसके अलग अलग लेवल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे स्तर। पहले हम लोग ये अच्छे से क्लियर करते हैं कि जितना पॉइंट्स हमने बनाया वो आपको अच्छे से मैं समझा रही हूँ पहले। चलिए चौथा पॉइंट है हमारा शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। जी बिल्कुल होता है। कोई भी कोर्स हम करें, कोई भी बुक पढ़े तो उसका पाठचर्या और पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित होता है, ठीक। 5वां पॉइंट है हमारा शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। बिल्कुल गतिशील होता है क्योंकि इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, अनुभवों का आदान प्रदान होता है, ठीक। 6ठा पॉइंट है हमारा शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल शिक्षण जो है वो अधिगम, अनुदेशन, प्रशिक्षण सभी को मिला के ही एक अच्छे रूप में तैयार किया जा सकता है, ठीक। चलिए हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण एक सम व्यवसाय या वृत्ति है, यानी कि प्रोफेशन है। बिल्कुल शिक्षण एक प्रोफेशन है। अब मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रही हूँ तो मेरा भी ये प्रोफेशन है कि मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षित कर रही हूँ लोगों को, अपने ज्ञान दूसरों को बांट रही हूँ। तो बिल्कुल शिक्षण एक क्या है? सम व्यवसाय या वृत्ति या प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। जी बिल्कुल, अगर हम कोई भी विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करेंगे या सामान्य शिक्षा ही ग्रहण करेंगे तो हमको एक लंबा समय लगेगा ना। तो वही ये कह रहा है कि शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट 8वां पॉइंट है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। जी बिल्कुल, अब शिक्षण जो होता है, अब विज्ञान कैसे है? तो विज्ञान ऐसे है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके पीछे कारण ढूंढते हैं कि क्यों है ऐसा, है ना, क्यों किया और कैसे, तो वो साइंस हो गया। कला है तो इससे हमको हुनर आ जाता है, हम एक कौशल सीख लेते हैं तो वो कला हो गया, ठीक। तो अब यह सारी विशेषताएं जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा बौद्धिक गतिविधि। तो चलिए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। बौद्धिक गतिविधि शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
अब देखिए इसको, शिक्षण क्या कह रहा है, बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि मनोवैज्ञानिक, ये साइकोलॉजिकल रूप से चलता है। शिक्षण की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। अब देखिए बौद्धिक विकास क्या है, तो शिक्षण की सभी गतिविधियां, अब गतिविधियां में ही आ गया हमारा शिक्षण उद्देश्य, यानी हमारे शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, उसकी स्थापना करना, पाठ्यक्रम विकसित करना यानी कि सिलेबस कैरिकुलम बनाना, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण की विधि मेथड कैसी होनी चाहिए, और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये सभी क्या है, बौद्धिक विकास है, जो बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अब देखिए बौद्धिक गतिविधि में व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को भी अपनाया जाता है, ये बात अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन है हमारा, शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। अब देखिए ये किसके लिए जरूरी है, तो ये शिक्षक के लिए जरूरी है, जो टीचर है, जो गाइडलाइनर है, जो गाइड कर रहा है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वह कक्षा के पर्यावरण को प्रेरणात्मक बनाए, यानी मोटिवेशनल बनाए। शिक्षण प्रविधियों जैसे कि मस्तिष्क झंझावाती प्रविधि, आप देखिए मस्तिष्क झंझावाती क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक बोलते हैं। अच्छा, आप लोग सभी समुद्र मंथन का तो नाम सुने होंगे, तो समुद्र मंथन को जब समुद्र मंथन हुआ था, मथा गया था, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकली थी, तो ठीक वही चीज़ होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसमें विचारों का मंथन होता है, मतलब हमारे दिमाग में उथल पुथल मचता है, ये करे कि वो करे, वो करे कि ये करे, तो वही होता है मस्तिष्क झंझावती, जब हमारे ब्रेन को मथा जाता है तभी, यानी कोई भी काम करने से पहले, कोई भी परीक्षा देने से पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, तो वो जो हमारे दिमाग में उथल पुथल होता है, जो भी विचारों का मंथन होता है, वही हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए बता दी मस्तिष्क झंझावती यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है। ठीक है, इसका उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन है हमारा, शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वांछित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है। ठीक है, उपयुक्त योजना यानी कि जिससे कि शिक्षार्थी को लाभ हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, शिक्षक वैसी ही एक स्ट्रेटजी बनाता है, एक प्लान डेवलप करता है। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होते हैं, छात्र रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो अनिर्मित उत्पादक सामग्री होता है, जिसको कि बनाना है हम लोग को। अब जैसे कोई घर बनाता है तो ईटा, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट रखा होता है, वो उसका क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। सबको जोड़ के जो है मिस्त्री क्या करता है, घर बनाता है। तो ठीक उसी तरह टीचर, स्टूडेंट जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, और टीचर को उसको एक घर की तरह एक सही ढांचा, सही रूप प्रदान करना होता है। ठीक है, वे कक्षा में विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। कौन आते हैं, शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में ढालता है ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। ठीक, क्लियर। अब देखिए मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। अब बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है, मानसिक विकास भी आता है। तो मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास यानी कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास इत्यादि इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करना होता है। अब ये सब भी क्या है, ये सब भी जो है आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी कि बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। बौद्धिक गतिविधि के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो गया आपका, नए विचार का विकास, मतलब आपके दिमाग में न्यू जो थॉट्स आ रहे हैं उसका विकास होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक योग्यताओं का भी विकास,
जो है ये सभी आता है। उसके बाद पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या करता है, शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करता है, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी का डेवलप करता है। ठीक, अच्छा, हमने टीचिंग मॉडल की चर्चा की थी, शिक्षण की प्रकृति विशेषता का पॉइंट्स पढ़ते इसमें। तो ये टीचिंग मॉडल क्या है, चलिए इसमें भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल्स यानी कि मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण का व्यापक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं, जिनको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। ठीक, देखिए, शिक्षा प्रदान करना होता है शिक्षण का व्यापक उद्देश्य, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। तो वही जो अलग अलग रास्ता अपनाते हैं उसी को हम लोग टीचिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो टीचिंग मॉडल होता है उसका दो मूलभूत प्रतिरूप होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। एक होता है प्रशिक्षक केंद्रित और एक होता है शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक, समझ गए आप लोग कि टीचिंग मॉडल क्या होता है। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आएगा हमारा प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। अब प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लें। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि का पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है, शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतया शिक्षक पर आश्रित रहता है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण को इंग्लिश में हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं, जिसका की अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान। क्या अर्थ होता है, शिक्षण का विज्ञान। तो चलिए, हम लोग को शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी समझ में आ गई। जो शिक्षक को ही, विद्यार्थी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से शिक्षक पर ही आश्रित होते हैं, और शिक्षक का ही कर्तव्य होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। ठीक है, और इसको आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश में हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान। ठीक, उसके बाद आता है शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। अब देखिए, ये तीनों बातों की चर्चा हम लोग किए थे, और मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगी। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। आप लोग जो है अपना ध्यान बनाए रखें और अच्छे से इसको सुनिए। तो चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में क्या होता है। ठीक है, इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी जो होता है आत्मनिर्देशित होता है, मतलब सेल्फ में वो अपने मन से जो है उसमें उसका जो मन होता है एकदम पॉजिटिव होता है कि हमको ये काम करना है, हमको ये शिक्षा लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए। वो स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। ठीक है, उसकी विवेचना यानी कि उसकी प्रबल इच्छा जो है उसमें निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। अब देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षार्थी ही निर्धारित करेगा कि उसको कब सीखना है, कितना सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक, शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। शिक्षण का बस शिक्षक जो है, टीचर, उसका इतना ही काम होगा कि उसको सीखने के लिए वो सही रास्ता बनाएगा और उस रास्ते पर चलने के लिए वैसा इन्वायरमेंट तैयार करेगा। ठीक है, स्वमूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। स्वमूल्यांकन यानी खुद से इसमें छात्र जो है अपना मूल्यांकन भी करेगा, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक, ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी अपनी पोजीशन को ये बताते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक रूप में अगर हम देखेंगे तो शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं जो है तालमेल वो होता ही होता है। ठीक, चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। उसके बाद इस प्रकृति विशेषताएं में जो जो आप लोग को डिफिकल्ट वर्ड था, छोटा छोटा ऐसा चीज़ जो आप लोग को मतलब कि उसका मतलब उसको पढ़ के तो आप उसका मतलब समझ जाते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज आप उसको डिफाइन भी करना सीख गए हैं। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है इस सारी बातों को ध्यान में रखने की और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ध्यान से सुनने की। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तर यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग।
आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो है मैं बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए लास्ट में फिर से एक बार कह रही हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताएं, कुछ त्रुटि है ये भी बताएं, कुछ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो वो भी बताइए, और कुछ आपके मन में क्वेश्चंस है तो वो भी पूछिए। ये सब करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो आप बेझिझक